नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां पर लंबे समय के बाद और कई सालों के गैप के बाद डबल डेकर बसेस की वापसी हो रही है और अभी दिल्ली के सीएम के द्वारा पहली डबल डेकर बस को फ्लैग ऑफ भी किया गया है। तो दोस्तों, ये डबल डेकर बस स्पेसिफिकली टूरिज्म पर्पज के लिए यहाँ पर लाई गई है। दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको लेकर आया है। यहाँ पर बताया गया है कि 63 पैसेंजर्स की इसकी सीटिंग कैपेसिटी है और देखो मेरी दिल्ली इस सर्विस को नाम दिया गया है, जहाँ पर एक प्रॉपर टूरिज्म सर्किट तैयार किया गया है इसके ऑपरेशंस के लिए। दिल्ली हाट, आईएनए, विजय चौक, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, द नेशनल म्यूजियम, द पीएम म्यूजियम और इंडिया गेट जैसी प्रोमिनेंट प्लेसेस को ये कवर करेगी। अगली दोस्त अपडेट इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट और टैक्सी को लेकर है, जहां पर होम ग्रोन स्टार्टअप द ई प्लेन कंपनी, जिसको यूबी फ्लाइट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड भी कहा जाता है, उन्होंने देश की पहली प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी सेटअप कर दी है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट को लेकर, और ये आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों, स्टार्टअप बेसिकली एयर टैक्सीज के ऊपर काम करता है और अभी फिलहाल इन्होंने जो फैसिलिटी सेटअप किया डिस्कवरी कैंपस में, यहाँ पर एयर टैक्सी की डिजाइन, प्रोडक्शन, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग सारा का सारा काम एक सिंगल लोकेशन पर हो पाएगा। हर एक चीज को लेकर डेडिकेटेड फैसिलिटी यहाँ पर बनाई गई है। 60,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैली है और आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के द्वारा इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। अगली दोस्त अपडेट कर्नाटका से है, जहां पर कर्नाटका सरकार ने डिसाइड किया है कि एक ह्यूज लैंड बैंक क्रिएट किया जाएगा बेंगलोर के आसपास, और इससे होगा ये कि वो इन्वेस्टर्स जो काफी लंबे समय से बेंगलोर के आसपास इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको काफी इजीली लैंड मिल पाएगी। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कर्नाटका में ज्यादातर ग्रोथ बेंगलोर के आसपास ही देखने को मिलता है। कर्नाटका में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है बेंगलोर के आसपास, और अभी हो ही रहा है कि क्योंकि बेंगलोर के आसपास ज्यादातर इंडस्ट्रियल बैंक्स खत्म हो चुके हैं, तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इन्वेस्ट करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि उनको जमीन नहीं मिल पा रही है। और इनफैक्ट इसके चलते बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने उनकी इन्वेस्टमेंट को दूसरी स्टेट में भी शिफ्ट कर दिया है। तो इसी को देखते हुए कर्नाटका सरकार ने डिसाइड किया है कि 24,000 एकर्स का और लैंड बैंक क्रिएट किया जाएगा बेंगलोर उसके आसपास के एरिया में। अभी फिलहाल 9,275 एकर्स ऑफ लैंड का एक्विजिशन स्टार्ट हो चुका है और बाकी भी धीरे धीरे होता रहेगा। अगली दोस्त अपडेट हमारे स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स को लेकर है, जो पहली बार भारत का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी बन चुका है, क्योंकि इन्होंने ऑटोमोटिव डीजल फ्यूल एक्सपोर्ट्स को ओवरटेक कर दिया है। तो दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर जो मैं आपको डेटा बताऊंगा वो पिछले कैलेंडर ईयर यानी कि जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का है, जहाँ पर हमारे स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स $30.12 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए हैं। ईयरली बेसिस पर इनमें 47.5% का ग्रोथ देखने को मिला है, क्योंकि 2024 के सेम पीरियड में ये $20.4 बिलियन का रिकॉर्ड किए गए थे। $30 बिलियन में से $23 बिलियन के तो हमने आईफोन से एक्सपोर्ट किए हैं। बाकी एक्सपोर्ट सैमसंग, कुछ चाइनीज कंपनीज और कुछ इंडियन कंपनीज के द्वारा मिलकर किए गए हैं। और बाकी अगर आप इसे दूसरी कैटेगरी से कंपेयर करें तो ऑटोमोटिव डीजल फ्यूल एक्सपोर्ट्स सेकंड लार्जेस्ट कैटेगरी रही है 16.3 बिलियन के एक्सपोर्ट्स के साथ। ऑलमोस्ट इससे दुगने एक्सपोर्ट्स हमारे स्मार्टफोन के हमें देखने को मिले हैं। इसके बाद 12.4 बिलियन के एक्सपोर्ट के साथ डायमंड्स आते हैं। 10.7 बिलियन की मेडिसिन भी हमने एक्सपोर्ट की है, जबकि 9.7 बिलियन के एक्सपोर्ट्स के साथ मोटर गैसोलीन फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी रही है। उम्मीद यही है कि आगे चलकर हमें ये आंकड़े और बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे। अगली दोस्त अपडेट गुजरात से है, जहां पर अडानी ग्रुप के द्वारा और बड़े ऑनशोर विंड टर्बाइन ब्लेड्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा गुजरात के अंदर, और ये सारा का सारा काम वो मुंद्रा फैसिलिटी में करेंगे। तो दोस्तों, अडानी के द्वारा जो मुंद्रा फैसिलिटी ऑपरेट की जाती है, वहां पर ऑलरेडी वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं विंड टर्बाइंस को लेकर। 78.6 मीटर और 80.5 मीटर के ब्लेड्स को यूजुअली यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं और इनको वन ऑफ द बिगेस्ट ही माना जाता है देश के अंदर। लेकिन अब 91.2 मीटर के ब्लेड्स भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और देश में ऐसा पहली बार होगा कि इतने बड़े ब्लेड्स मैन्युफैक्चर होंगे। रेफरेंस के लिए अगर आपको बताऊं तो इसकी लेंथ को आप एक फुटबॉल फील्ड और एक 30 मंजिला बिल्डिंग के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इतने बड़े ये ब्लेड्स होंगे जिनको नेक्स्ट जनरेशन टर्बाइंस में लगाकर एनर्जी आउटपुट को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। अगली दोस्त अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल सेटअप किया जाएगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर, और इसे बनाने के लिए पूरी सिटी को चुना गया है, जहां पर इसको लेकर प्रीलिमिनरी वर्क स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, हालांकि इस क्रूज टर्मिनल को लेकर कोई प्रॉपर लोकेशन तो फाइनलाइज नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि पूरी के प्रपोज्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काफी पास में इसको बनाया जाएगा, ताकि एयर और वाटर ट्रांसपोर्टेशन में एक डायरेक्ट लिंक क्रिएट हो जाए। मल्टीपल फेजेस में इसको बनाने की बात की गई है, जहां पर पहले फेज में इसको पारादीप तक, फिर धीरे धीरे दीघा, विशाखापट्टनम और अंडमान एंड निकोबार एंड्स तक भी इसको एक्सपांड कर दिया जाएगा, और इन सब अलग अलग एरियाज के क्रूज यहाँ पर आपको डायरेक्टली ऑपरेट होते हुए दिखाई देंगे। 1000 करोड़ रुपये से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करके इसे तैयार किया जाएगा। अगली दोस्त अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहां पर इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन फाइनली स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसके पहले फेज को लेकर सारी प्रिपरेशन हो चुकी हैं और अभी लोकल अथॉरिटीज इसके कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, इकोनॉमिक कॉरिडोर आप कह सकते हैं कि गेम चेंजर साबित होगा इंदौर के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तरह ही चीजें बनकर तैयार होनी है। बीच में यहाँ पर एक 8 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 19.6 किलोमीटर लंबा होगा।
इंदौर एयरपोर्ट से पीथमपुर के एबी रोड के बीच में, और फिर उस एक्सप्रेसवे के अगल-बगल इंडस्ट्रियल ज़ोन्स क्रिएट किए जाएँगे 3 से 5 किलोमीटर के स्ट्रेच पर, जहाँ पर ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को लेकर डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ बनाई जाएँगी। बड़े संख्या में आपको यहाँ पर फैक्ट्रीज़ बनती हुई दिखाई देंगी। 250 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि उनको उम्मीद है कि इसके चलते 2500 करोड़ रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगी। अगली दोस्त अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों भारत के हाई डेंसिटी रेल रूट्स को अभी और चौड़ा किया जाएगा, और इन रूट्स पर रेलवेज के द्वारा 5th और 6th रेल लाइन्स की भी प्लानिंग की जा रही है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि दिल्ली, मुंबई, हावड़ा, चेन्नई, इस तरह की जो बड़ी-बड़ी सिटीज़ हैं, उनको आपस में जो रेल कॉरिडोर्स कनेक्ट करते हैं, उनको हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स कहा जाता है। और इस तरह के ऑलमोस्ट 7 के आसपास कॉरिडोर्स को रेलवेज आइडेंटिफाई करती है हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स के रूप में, क्योंकि ये कॉरिडोर्स देश का ऑलमोस्ट 41% रेल ट्रैफिक हैंडल करते हैं। और अभी प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर कॉरिडोर्स 100 से 150% की कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके चलते बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उन्हीं को डीकंजेस्ट करने के लिए 5th और 6th रेल लाइन्स यहाँ पर बनाई जाएंगी। इसको लेकर मीटिंग्स और डिस्कशंस वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं। अलग-अलग रेल ज़ोन्स को ये कहा गया है कि वो लाइन कैपेसिटी, ट्रैफिक रिक्वायरमेंट और फ्यूचर प्लानिंग को ध्यान में रखकर मल्टी ट्रैकिंग प्रपोजल्स को तैयार करें, जहाँ पर होगा ये कि कुछ रूट्स पर आपको 5th और 6th रेल लाइन्स बनती हुई दिखाई देंगी, कुछ रूट्स पर क्वाड्रप्लिंग होगी, जबकि कुछ रूट्स पर डबलिंग का काम भी किया जाएगा। अगली दोस्त अपडेट असम से है, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट 5 और नए एयरपोर्ट्स को तैयार करना चाहती है स्टेट के अंदर, और इनको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और असम सरकार के बीच में प्री फिजिबिलिटी एमओयू साइन हो चुका है। तो दोस्तों एयरपोर्ट्स मेनली उड़ान स्कीम के अंतर्गत आपको बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इनको रीजनल रूट्स के लिए तैयार किया जाएगा। इनमें से कोई भी एयरपोर्ट ऐसा नहीं होगा जो कि इंटरनेशनल लेवल का होगा। अगर थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताऊं तो मानस नेशनल पार्क, उमरांगसो, मजुली, डिफू और चरायदेव, इन एरियाज में आपको एयरपोर्ट्स बनते हुए दिखाई देंगे, और सारे के सारे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स ही होंगे जिनको छोटे स्केल पर बनाया जाएगा। पर अभी जो एग्रीमेंट साइन किया गया है, इसके अंतर्गत होगा ये कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन सभी एयरपोर्ट्स को लेकर फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करेगी, और जो भी एयरपोर्ट यहाँ पर फिजिबल पाया जाता है तो डेफिनेटली उनके ऊपर काम आगे बढ़ेगा। अगली दोस्त अपडेट बिहार से है, जहाँ पर कोका कोला की लार्जेस्ट इंडियन पार्टनर SLMG बेवरेजेस के द्वारा एक नया बोटलिंग प्लांट सेटअप कर दिया गया है बिहार के अंदर, और साथ ही साथ बिहार के डिप्टी CM के द्वारा इसका इनॉग्रेशन भी किया गया है। दोस्तों फैसिलिटी बक्सर के नवानगर में बनकर तैयार हुई है। पिछले काफी महीनों से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था। 65 एकड़ के एरिया में बनी है, जहाँ पर 7 हाई स्पीड प्रोडक्शन लाइन्स बनाई गई है, जिनकी टोटल कैपेसिटी 5000 बोटल्स पर मिनट को प्रोड्यूस करने की है। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, इस तरह की चीजें यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी। 1200 करोड़ रुपये से ऊपर की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई है, और 1200 के आसपास ही जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होनी है। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट पंजाब से है, जहां पर फिरोजपुर फीडर कैनाल का रिकंस्ट्रक्शन और रीलाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है पहले फेज के अंदर, और इसका इनॉग्रेशन पंजाब के CM के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों फीडर कैनाल पंजाब के फिरोजपुर, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहब और फाजिलका, इन डिस्ट्रिक्ट्स में इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ऑलमोस्ट 6.45 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फार्मलैंड इसके थ्रू इरिगेट हो पाती है, और ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से लाइफलाइन है इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। अभी फिलहाल इसके पहले फेज में इसकी रिलाइनिंग और रिकंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था, जबकि कुल मिलाकर 180 करोड़ रुपीस खर्च करके इसको तैयार किया जाएगा मल्टीपल फेजेस में। और अभी क्योंकि पहला फेज कंप्लीट हो चुका है, तो इसके चलते कैनाल की वाटर कैरिंग कैपेसिटी 2681 क्यूसेक से और बढ़ गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।